आईडी में जितने भी लोग हैं, आप तमाम लोगों को पसंद आएगा। और जितने भी लोग अपने मोहब्बत करते हैं, ये शेर उनको ख़ास तौर पर पसंद आएगा, अभी की मोहब्बत वालों के लिए। हम जगे हैं रात रात भर, जान याद करके आपको। हम जगे हैं रात रात भर, जान याद करके आपको। हम जगे हैं रात रात भर, जान याद करके आपको। जान याद करके आपको, क्या बात है कसम ये आपको मेरी, अब ना इंतजार कीजिए। है कसम ये आपको मेरी, अब ना इंतजार कीजिए। बेरुखी को दूर कीजिए, हमसे आंखें चार कीजिए। बस और चार मिसरे फिर बीच में सुनाएंगे, फिर बीच में सुना देंगे। तब तक के लिए अच्छा, जैसे कि तबरेज हाशमी साहब, मैं बहुत स्पीड से आपको सवाल पूछना चाहूंगा, कुछ त्रुटि हो तो दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि हम जदयू के प्रत्याशी हैं और नीतीश कुमार के गुणगान गाए, उनके विकास का, उनके बिहार के 15 साल के कार्यकाल का, तो बताइए कि सुरजापुरी आरक्षण के बारे में आपकी जदयू की सरकार, जो आप मानते कि बीजेपी को मत देखिए जदयू को देखिए, बीजेपी एक अलग चीज है, तो क्या किया सुरजापुरी आरक्षण बतौर बहादुरगंज विधानसभा प्रत्याशी? आपके दो पार्टी के, दो सत्ता पक्ष पार्टी के 2 एमएलए हैं, एक विधायक कोचादमन मास्टर मुजाहिद आलम साहब, एक आपके नौशाद एमएलए साहब जो भूतपूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, अभी सचेतक भी है। एक चीज है, चौपट कर दीजिएगा आप लोग। एक चीज है, आप लोग जो सवाल करते हैं, ये 2 विधायक का जब भी आप लोग सवाल करते हैं तो उनसे आप खुद कीजिए। बतौर बहादुरगंज विधानसभा प्रत्याशी मैं ये कहूँगा कि सुरजापुरी आरक्षण की जब बात आती है तो आप बहादुरगंज के विधायक से ये सवाल कीजिए कि 15 साल से इन्होंने सुरजापुरियों के लिए क्या किया। सुरजापुरी को आरक्षण दिलाने के लिए इन्होंने कभी अपनी बात रखी? इन्होंने कभी असेंबली के अंदर में कोई ऐसी बात उठाई? रोकना चाहूंगा, हमेशा सवाल जो है सत्ता पक्ष से करनी चाहिए। ये आप कन्हैया कुमार के भाषणों में सुनिएगा तो मिलेगा। अभी मैं एक बात बताऊं, अभी मैं जनता दल यूनाइटेड का सदस्य नहीं लिया हूं। बतौर के लीडरों का फोन आया कि आप बहादुरगंज से लड़िए, अगर मैं जीता सत्ता पक्ष का, अभी तो मैं हूं, मेरी पार्टी है जिस पार्टी को मैं समर्थन कर रहा हूं, जिस पार्टी से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, वो पार्टी अगर मुझे टिकट देती है और अगर मैं जीतता हूं, यहाँ के अवाम इंशाल्लाह मुझे जिताएगी, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से, तो मैं ये दावा करता हूं कि मैं सुरजापुरी आरक्षण लेके रहूंगा। चलिए, जिस हिसाब से आप दावा कर रहे हैं तो आपसे दूसरा सवाल पर भी आप यही कहिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। अलीगढ़ पर तफसील से पूछेंगे, हमारे सद्दाम साहब पूछेंगे साथ ही साथ, तो उससे भी आप दरकिनार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जब जीतिएगा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाइएगा, सुरजापुरी आरक्षण। देखिए, अलीगढ़ के लिए हमने बड़ी लड़ाई लड़ी थी 2011 में। 2011 के हर आंदोलन में मैं हिस्सा लिया था और बतौर स्पीकर जाकर के हर जगह अपनी बात रख रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शाखा के लिए। उसमें बहुत सारे नौजवान आए थे और मैं सोचता हूँ कि सीमांचल की बस्तियों में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई थी जितनी बड़ी भीड़ उस आंदोलन में था। खबर सीमांचल के हमारे सभी दर्शक जो अभी ये लाइव देख रहे हैं, उनका अगर कोई सवाल हो तो वो बेधड़क निसंकोच होकर सवाल पूछ सकते हैं और आपके सारे सवाल के जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं सीमांचल के शायर, किशनगंज का बेटा, मशहूर व मारूफ शायर तबरेज हाशमी साहब बेझिझक आपको सवाल का जवाब देंगे। तो तबरेज साहब, आप जिस तरह से अभी हर चीज को अवॉइड करते हुए कह रहे हैं कि जब हम जीतेंगे तब हम करेंगे, तो उस हिसाब से एमआईएम जो पार्टी है, मैं नहीं भी जीता हूँ ना, तो मैं यहाँ के आवाम के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद किया हूँ, नौजवानों को जगाने का काम किया हूँ, जो लोग बेहिस लीडर थे यहाँ के उनको आईना भी दिखाने का काम किया हूँ। तो सर, जिस हिसाब से हमारे एमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब यह लोकसभा
इलेक्शन जो इस बार लड़ी थी पिछले बार, हाँ लड़े थे वो, हाँ लड़े थे, उनकी पार्टी लड़ी थी। उनकी पार्टी लड़ी थी, तो मतलब वही लड़े हुए थे। तो उनका कहना था कि हमारी पार्टी अगर यहाँ से जीतती है तो हम आवेसी हॉस्पिटल, आवेसी कॉलेज ये सब यहाँ बनाएंगे। तो उनके पार्टी के एक विधायक उपचुनाव में जीते भी हैं, कमरुल रजा साहब। तो अवेसी हॉस्पिटल और अवेसी कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अवेसी हॉस्पिटल नहीं बनेगा यहाँ पर जी, और अवेसी कोई चीज़ नहीं बनेगा यहाँ अगर कुछ बनेगा, हैदराबाद मॉडल भी नहीं बना सकेंगे वो। यहाँ अगर कुछ बनाएगा तो वो कश्मीर बनाएगा, सीमांचल को कश्मीर बनाएगा, ये आप मान लीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको, आप बात मानिए, मेरी बात को समझिए। दूर अंदेशी होनी चाहिए लोगों को। हमारी कौम जो है वो बड़ी जज्बाती कौम है, हमारी कौम बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है। यही वजह बिलखुसूस किशनगंज वाले कभी सैयद साहबुद्दीन को जिता दिया, कभी एमजे अकबर को जिता दिया, कभी शहनवाज हुसैन को जिता दिया, कभी अवैसी आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से हम लोगों को बचना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो रूलिंग पार्टी है या और कोई पार्टी है, हमारे यहाँ पर बिहार में बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो हर मज़ाहिब को लेकर के चलती हैं। ऐसी पार्टियों को समर्थन करना चाहिए, ना कि जो सिर्फ मुसलमानों की बात करे और यहाँ जो है ना भड़काओ। देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे नहीं कश्मीर बनाएगा। उसका भाई एक बयान देता है 15 मिनट पुलिस को खाली करा दो, मैं देख लूँगा हिंदुओं को। इससे जानते हैं आप पूरे भारत के मुसलमान हाशिए पे आ गए, सवालिया निशान खड़ा हो गया। आज सीमांचल का कोई नौजवान, कोई मुसलमान अगर जाता है, सुनिए, कोई सीमांचल का नौजवान बच्चा जो दारुल देवबंद में पढ़ता है या कोई लखनऊ में पढ़ता है, कोई कहीं पढ़ता है, वो ट्रेन में सफ़र करते हुए डरता है, वेस्टर्न यूपी वगैरह के अंदर में। आप जानते हैं वजह क्या है कि मुसलमानों को आज शक की निगाह से देखी जा रही है। अच्छा, शहरोज आलम पप्पू साहब बोल रहे हैं एमआईएम का कितना असर होगा सीमांचल में? फटाफट से मैं नहीं मानता, कोई असर नहीं है इसका। अच्छा, एक जिम्मी अशरफ साहब हैं, चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, जल्दी बताइए। एजुकेशन का सुधार करना, और दूसरी बात यह कि स्वास्थ्य का मामला सुधार करना, और मतलब जो हमारा जो सबसे पहले काम होगा, ये जो बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, जो इलाका हमारा, बहुत सारे लोग जो बेघर हो गए हैं, मैं जाकर के उन माँओं का आंसुओं को देखा, उन भाइयों का, उन बहनों का जिनके घर बिल्कुल पानी में एकदम बिल्कुल डूब गया, बह गया। मैं बिल्कुल बाढ़ पीड़ित इलाके में जाकर के सबसे ज़्यादा काम करूंगा कि सैलाब का कहर ना पड़ पाओ। हुसैन साहब बोल रहे हैं, मेरा सवाल है तबरेज हाशमी साहब, आप जेडीयू पार्टी क्यों चुने हैं? देखिए, जेडीयू का जो हमको आइडियोलॉजी बहुत समझ में आया और बहुत अच्छा लगा। वो तमाम मज़ाहिब को लेकर के चलते हैं और बिलखुसूस बिहार को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। अच्छा, मरगूब आलम साहब आपको सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम मरगूब भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिंटू सुरजापुरी एक हैं, उनके तबरेज हाशमी कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम के बारे में क्या सोचते हैं? हराने के बारे में सोचता हूँ उनको, और क्या। अच्छा, एक फैक्टर बहुत आया था, जो चाचा है वही भतीजा है। ये चाचा भतीजा का कंसेप्ट क्या है, ये समझ में नहीं आता। ये लोगों ने दे दिया, ये लोगों ने और मेरे विरोधियों ने दे दिया। देखिए, मेरा एक रिश्ता घनेरा रिश्ता रहा 17-18 साल से, बचपन से मेरी निस्बत रही है तौसीफ साहब के साथ, बड़ी मतलब, और रिश्ता हमारा बहुत घनेरा है, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिक्स का जहाँ मामला है, समाज का जहाँ मामला होगा, वहाँ हम समझौता नहीं कर सकते। हमने बहुत चीज़ों पर उनको समझाने की कोशिश करी, हमने बहुत कहा कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, वो नहीं कर सके। आज नहीं कर सके तो मैं सोचा कि अब मुझे आना चाहिए इस लाइन पे। नदीम शहजादा साहब बोल रहे हैं, आप सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर आप जेडीयू में कैसे चले गए? सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ आज भी प्रोटेस्ट करने को हम तैयार हैं, लेकिन ये पार्टी बैकफुट पे आई है। ये पार्टी कही है कि एनपीआर 2010 के तर्ज पर लागू होगा और एनआरसी बिहार में 2010 के तर्ज पर होगा और एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा, इसलिए मैं इस पार्टी के साथ हूँ। आपके एक चहेते जुबेर अली साहब, जाबिर अली साहब हैं, वो लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं सिवान से हूँ और मैं भी एएमयू का मूवमेंट का हिस्सा बना था, और प्लीज उसके लिए 2 लाइन कहें। मैं ये कह सकता हूं जाबिर भाई कि हम लोगों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 2011 में जो आंदोलन किया था, उसमें 2011 के आंदोलन को देख करके बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने ज़मीन दे देने का काम किया था। उसमें नाइंसाफ़ियाँ की हमारे साथ सोनिया गांधी, उनके परिवार के लोग और उस पार्टी के लोग। उस वक्त हुकूमत में वो रहे 2014 तक, और 2014 के बाद मतलब मामला साफ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ क्या होना था, जो खौफ लोगों को था। सर कासमी साहब लिखे हैं, हार्ट टचिंग थॉट। अच्छा है सर, एक सवाल है यहाँ पे, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात आई है तो तफसील से भाईजान जो आपको सवाल करेंगे, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके एक जो प्रोटेस्ट किया गया था यहाँ पे, क्या था, बहुत बड़ा धरना हुआ था किशनगंज के अंदर में, तो ये एक्चुअल में जो है ये इस धरना का शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, इसकी शुरुआत होमन चैन ने दिल्ली में किया।
और दिल्ली में ये लोग कर रहे थे ये वहाँ पर। 2011 में। हाँ 2011 में, अब मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी बात बता रहा हूँ, मुझे सब कुछ जानकारी है ना। जी। तो 2011 में दिल्ली में असलम अली साहब वगैरह और बहुत सारे लोग, शोभान साहब वगैरह थे, जी जी बहुत पूरी टीम थी, खालिद मुबशिर साहब थे, मतीन इकबाल साहब वगैरह, ये लोग दिल्ली में एक लड़ाई की शुरुआत करी। जी। और यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट जिसको चला रहे थे वसीकुर रहमान साहब, डॉक्टर ज़रीफ़ साहब, मासूम रज़ा साहब, मतलब पीछे से थे क्या नाम, गुलाम शाहिद साहब जो पर्दे के अंदर थे, और अख्तरुल ईमान साहब, हम लोग और मौलाना असाउल्लाह कासमी साहब, मैं, हम लोग तमाम लोग जा कर के गाँव जा कर के, मुफ्ती अतहर कासमी साहब गांव जा कर के देहात में लोगों को जगाने का काम किया कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है सीमांचल की बस्ती वालों को। उसमें हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और उसमें हम लोगों को मतलब कामयाबी ये मिली थी कि नीतीश कुमार ज़मीन दे देने का काम किया था। जी। उसी क्या कहते हैं, उसी प्रोटेस्ट के अंदर में या फिर प्रोटेस्ट के दौरान में जब यहाँ पे धरना हुई तो बहादुरगंज के विधायक जनाब तौसीफ साहब क्या कहते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त स्पीच दिया था, और उस पर शायद केस भी हुआ था, कई लोगों पे केस हुआ, बहुत लोगों पर हुआ था, बहुत लोगों पे केस हुआ। तो वहीं से लेके आपने उसको क्या कहते हैं कि शेर क्या कहते हैं लफ्जों से नवाजा था बहादुर। हाँ, बहादुरगंज के बहादुर विधायक शेर कहा था मैंने। मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। वहीं आपने उनको शेर लफ्ज से नवाजा था और शेर नाम दिया उनको। मैं जानना चाहता हूं कि बहादुरगंज विधायक जनाब तौसीफ साहब की तरफ से 17 साल, आज लगभग 17वां साल उसका विधायक बनने का हो रहा है। हाँ 15 साल तो मैं जानना चाहता हूं कि बहादुरगंज विधानसभा के अंदर में कोई ऐसा काम बता दीजिए, कोई ऐसा काम बहादुरगंज के विधायक द्वारा जिससे जो आपने उनको शेर का नाम दिया था, आज उनको क्या कहते हैं कोई भी दिलखुसूस उनको शेर कह के बुला सके। देखिए तब एक चलन था कि जितने भी लोग जीत करके यहाँ से जाते थे, लोगों में एक भय था, उस भय का खात्मा तस्लीमुद्दीन ने किया। और तस्लीमुद्दीन के बाद ये जो कुछ पुलिस वालों के साथ हाथापाई किए या नहीं किए, जो भी किया, इन पर जो मामलात आए, थोड़ा दबंग टाइप का, लोगों की मदद करना शुरू में थोड़ा सा, तो लोग सोचे कि ये आदमी बहादुर है, ये आदमी से हम लोग मतलब पुलिस हमारी कुछ नहीं कर सकती है। तो ये थोड़ा सा ये हुआ था। तो हम लोग शायर हैं, जब कोई अच्छा करना चाहता है तो उनके साथ जुड़ करके हम लोग उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो हौसला अफजाई करते हुए हमने बहादुर कहा, कभी उनको सीमांचल का शेर भी कहा, सीमांचल का टाइगर भी कहा, बहुत सारे अलकाब दिए हमने। अब वो बहादुर नहीं बनना चाहेगा, शेर नहीं बनना चाहेगा, अब शेर गीदड़ बन जाता, उससे हमको क्या करना? नहीं, अभी एक मिनट, अभी आपने एक लफ्ज और यूज किया उनके लिए कि दबंगताई। मैं जानना चाहता हूँ कि विधायक तौसीफ आलम साहब को लोग दबंग क्यों बोलते हैं? क्या है? मैं 17 साल आप उनके साथ रहे हैं, मैंने कभी दबंग नहीं कहा, कि दबंगताई अभी आपने लोगों ने कहा, आपने कहा है कि दबंगताई, ठीक है ना। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि आप 17 साल यानी अपनी लाइफ का लगभग आधा पार्ट आप विधायक तौसीफ के क्या कहते हैं संबंध में गुजारे हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैं 17 साल यानी पहला साल जब आपका शुरू हुआ था, उससे पहले उनकी क्या जिंदगी में कैसा क्या रहा था, या फिर उसके बाद कैसा रहा था? उनकी निजी जिंदगी पर मैं बोलने नहीं जाऊंगा, निजी जिंदगी पर जग जाहिर है जी। लेकिन पिछले जब पहले बार वो जीत करके गए तो तब सरकार नहीं बनी, दूसरी बार जब जीते वो तो 5 साल वो लोगों के बीच रहे, बहुत काम किए, जितनी मतलब पिछड़ापन था इलाके का दूर करने की कोशिश किया। उसके बाद 2 बार जो वो जीते बिल्कुल एकदम बेहिस हो गए, काम बिल्कुल नहीं किया। और तब से हम जुड़े हुए थे, हम सोच रहे थे कि कर देंगे। हम जब भी उनसे बातें होती थी, मेरी बहुत करीबी रहा, तो हमारी खुल के बात होती थी, तो बहुत खुल के बातें होती थी उनसे हमारी। तो हम कहते थे कि ये करिए वो करिए, लेकिन वो कहता था कर देंगे, लेकिन कर नहीं पाते थे। अबू फैजान साहब हैं जो खजूरबाड़ी से बिलोंग करते हैं, टेरागाज के, हमारे करीबी हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, कैसे है? उनका सवाल है कि पार्टी किस आधार पर आपको टिकट देगी बहादुरगंज में? अरे बहुत सारी खूबी है मुझ में, पार्टी खूबी देखी होगी तभी तो मुझसे कही है कि आपको बहादुरगंज से तैयारी कीजिए, आपको चुनाव लड़ाएंगे हम। वो पार्टी डिसाइड करेगी, फैजान आप नहीं कर सकते। देखिए इसमें कोई दोरा नहीं है कि आप एजुकेटेड हैं, मुंह में आपकी अल्लाह ने बोली दी। फैजान से मैं ये कहूँगा कि फैजान मुझसे बेहतर अगर कोई है तो बताइए, आप बताइए कि कौन है बेहतर। नाकिर आलम साहब टेढ़ागाछी से जुड़े हैं और आपकी तारीफ के पुल बांधे, धन्यवाद कह दीजिए। शुक्रिया नाकिर साहब, कहाँ हैं, आइए। ये कहूँगा कि अभी भी आ सकते हो। अच्छा, जिम्मी अशरफ साहब लिखे हैं कि आपने राजनीति का फील्ड ही क्यों चुना सोशल वर्कर के लिए? जिम्मी अशरफ साहब का सवाल सही है। देखिए, जब बेहिस लोग राजनीति में आ जाते हैं तो नौजवानों को आगे आना चाहिए, उनको जगाने के लिए। और राजनीति का एक ऐसा पार्ट है ये
यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी मदद करी जा सकती है इलाके को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए। हम शायरी करके लोगों को जगा सकते थे, लेकिन इलाके को तरक्की याफ्ता नहीं बना सकते थे। पॉलिटिक्स में आकर के हम अगर सरकार का हिस्सा बनते हैं, असेंबली में जाते हैं, तो आवाम के लिए और बेहतर कर सकते हैं, इसलिए हमने चुना। अच्छा, नाजिस रहमानी साहब हैं, हमारे किबला हैं, हाँ, उन्होंने सलाम सवाल किए हैं कि 2014 बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी एएमयू का काम नहीं हुआ, इस पर कुछ बोल दें। एएमयू मतलब साजिश का शिकार हो गया। 2011 के बाद जो दिसंबर में ज़मीन दी गई, नवंबर दिसंबर में गालिबन ज़मीन मिल गई बिहार को, बिहार सरकार ने ज़मीन दे दी। इसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कांग्रेस के सरकार ने किया, और उस वक्त के एमपी हमारे बहुत शरीफ थे, हज़रत मौलाना अशरफ कासमी साहब, वो काफ़ी कोशिश भी किए, लेकिन ये हुकूमत जो है ना, हमेशा छोड़ा घोपने का काम किए, मुसलमानों को हमेशा कमज़ोर करने की काम की है कांग्रेस सरकार। सचर कमीशन का रिपोर्ट देख लीजिए, रंगनाथ मिश्रा का रिपोर्ट देख लीजिए। ये पार्टी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हुकूमत की, और मुसलमानों की सबसे जो हालत ख़राब की है, यही पार्टी ने की है। उसके बाद तो मायना साफ था कि 2014 के बाद जो हुकूमत बनी, उसका साजिश का शिकार हुआ एएमयू। हमारे साथी जो एजुकेशन पर बात करना चाहते हैं, रोजगार पर बात करना चाहते हैं। हाँ, सद्दाम साहब, ये सद्दाम साहब मलिक साहब हैं, जिनको खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा हैं और बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत काबिल तलबा में से है। खास करके इनको एएमयू से बुलाया गया है आपसे सवाल जवाब करने के लिए। तो सद्दाम साहब से चाहूँगा कि अपनी बातों को। सबसे पहले आप सबको सलाम मेरा। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन, छात्र एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज मेरा तबरेज भाई से मुलाकात हुई। इससे पहले जो एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट है, दोनों आदमी बहुत साथ में प्रोटेस्ट किए हैं। तो जब आज मिले तो बोला कि हम कैंडिडेट है जनता दल यूनाइटेड के। तो मन में मेरा कुछ सवालात आ गए हैं कि कल जिस पार्टी के खिलाफ कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आज वही पार्टी में ज्वाइंट हो रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज बैठे हैं, तो भैया से कुछ बात होने जा रही है। मेरा सबसे पहले मेरा ये सवाल है भैया कि आप जो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ था, ठीक है, नीतीश जी के भी खिलाफ, नीतीश जी के भी खिलाफ था, बिल्कुल। आज उसी नीतीश की आप पार्टी से इलेक्शन, टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 52 विधानसभा बहादुरगंज से जी। पहले मेरा ये सवाल है, जब 2012 में नीतीश के गवर्नमेंट ने एएमयू सेंटर किसान को जमीन दे दी, 2 साल यूपीए 2 का गवर्नमेंट रहा, जो 2 फाइनेंशियल ईयर गुजरा जी, 2013-2014 उसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपया मिला। बाद में सोनिया गांधी आई, 137 करोड़ का अनाउंस करके गया, उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला। उसके बाद 2014 में एनडीए का गवर्नमेंट बना। जब एनडीए का गवर्नमेंट बना तो यहाँ से मेरा एमएलए कांग्रेस का जीता, ये एमपी कांग्रेस का जीत गया, लगातार जीत रही है, जीत गया। उसके बाद फिर कोचा धामन से मैं एमएलए मास्टर मुजाहिद साहब और ठाकुरगंज से नौशाद साहब जी, 2 सत्ता पक्ष का एमएलए बनाकर हम भेजे जी। जब यूपीए 2 से मेरा उम्मीदें सब खत्म हो गई, जब 2 एमएलए बना के भेज रहे हैं हम, एनडीए गवर्नमेंट जेडीयू का एमएलए दे रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं 6 साल गुजर गया, मेरा दोनों एमएलए और जेडीयू एएमयू का फंड देने में इसका क्या योगदान रहा? देखिए, मामला यह है कि 2011 में जब ज़मीन मिल गई बिहार सरकार की तरफ से, तो आपने खुद कहा कि 2 साल कांग्रेस रही हुकूमत में और 10 करोड़ रुपया दी। 10 करोड़ रुपए में कुछ होना नहीं था। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में क्या होना था? कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत करीबी हुआ करता था। मास्टर मुजाहिद साहब भी, कारी मशकूर वगैरह, हम लोग रहते थे उनके साथ उस वक्त। 2009 में जब चुनाव हार गए वो, तो तब हम लोग बैठते थे, वो परेशान थे कि किस तरह से एएमयू यहाँ हो। तो उस वक्त जो सोनिया गांधी वादा करके गई, अपने वादे से मुकर गई वो। आपने कहा कि 2 साल गुजरा, 2 बजट गुजरा, लेकिन उसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपए मिला। 10 करोड़ रुपए के बाद आप बताएं कि 2014 के बाद जो हुकूमत बनी एनडीए की, इसका बिल्कुल आईना साफ था, इनका मामला साफ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ पर कायम ना हो, क्योंकि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश रच रहे थे इसके खिलाफ। जो बात सच है, सच है। और 2 एमएलए के बारे में आप बोले कि हम 2 एमएलए जिता करके भेजे हैं। आपका ये 2 एमएलए का रोल ये रहा कि जमीन मिल गई आपको। वो तो अलीगढ़ से पहले मिल गया था, 2012 पहले मिल गई जमीन, यहाँ से लोग इतना एमएलए नहीं मिल गई। उस वक्त जिला अध्यक्ष हुआ करते थे आपका यहाँ पर जदयू का, नहीं, उस वक्त थे मास्टर मुजाहिद साहब जिला अध्यक्ष। मुझसे पूछिए ना, मैं सब कुछ आईने की तरह बताऊंगा आपको। और इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी। उसमें सैयद महमूद अशरफ साहब, अल्लाह जन्नत दे, गुजर गए दुनिया से, वो उन्होंने भी बड़ी मेहनत करी थी। और वो 5 रुपए का स्टैम्प में शायद पूरी ज़मीन लिख करके दे दिए, है ना, ज़मीन दे दिए। लेकिन बाद की जो हुकूमत रही
या यूपीए की हुकूमत रही, इन लोगों ने बड़ी साजिश रची। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करना चाहिए। नौजवानों को, आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, आवाम को भी आना चाहिए। पार्टी के आज इसमें सपोर्ट एमएलए लोगों ने जमीन दिला दिया, ये मरकजी हुकूमत पैसा फाइनेंस करती है जी। मतलब रियासती हुकूमत नहीं, सहयोग उसमें है ना, आप एनडीए में नहीं, रियासती हुकूमत के जानिब से इन लोगों ने बड़ी कोशिश करी। अब ये सवाल मुजाहिद साहब से करें, नौशाद साहब से करें। अगर मैं जीत करके गया, नहीं मैं अगर, हाँ तो मैं अगर जीत करके गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ, इसका मैं वादा ही कर सकता हूँ अभी। जी जी बिल्कुल। मैं अलीगढ़ की लड़ाई लड़ूंगा, उर्दू के लिए लड़ाई लड़ूंगा, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सीमांचल को खुशहाल करने के लिए मैं पूरी तरीके से लड़ाई लड़ूंगा। जबकि यहाँ की जनता को एनडीए हजार गोंगों से बेहतर है बीजेपी, हजार गोंगों, दोनों से किससे उम्मीद करेगा? दोनों का ये गुजर गया टाइम। हाँ। 2 साल इसको यूपीए को भी मिला, 6 साल एनडीए को मिला, 1 रुपया नहीं मिला। आप हमेशा देखिए जिसकी हुकूमत बनती है वहाँ का अगर एमपी उस पार्टी का हो तो शायद ज़्यादा काम हो सकता है। हमने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने वोट दे दिया जावेद साहब को जी। और जावेद साहब भी अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बात भी कर रहे थे, शाखा के लिए, और मिले भी हैं कुछ लोग। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह करे हो जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारी पार्टी, अगर मैं जीता तो हमारी पार्टी को मैं मजबूर कर दूंगा और तमाम मुस्लिम लीडरों को लेकर के और जितने भी हमारे लोग हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शाखा के लिए लड़ाई लड़ूंगा और इसको यहाँ पर बनवाऊंगा ज़रूर पूरी तरीके से। और यहाँ पर देखिए अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुद गए थे यहाँ से वीसी से मिलने के लिए मास्टर मुजाहिद साहब, कुछ आप भी थे साथ में, तो लोग खामोश नहीं बैठे हैं, लोग कर रहे हैं कोशिश। लेकिन आप साजिश का हिस्सा है, साजिश का शिकार हैं, इससे हम लोगों को ऊपर उठना होगा, इंशाल्लाह इसका काम होगा। एक सवाल मेरा और, नीतीश कुमार जब महागठबंधन के नाम से 2015 में इलेक्शन लड़ा बिहार में, तो एक जुमला था उसका कि मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। आज उसी का बीजेपी का गोद में जाकर बैठा हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? मैं पहले भी एक सवाल, मेराज अनीस साहब ने पहले भी कहा कि आप कैसे इस पार्टी में चले गए, या नीतीश कुमार किस तरह से फिर एनडीए में चले गए, काहे चले गए। मेरा एक ही कहना है कि 1000 नादान दुश्मनों से बेहतर, दोस्तों से बेहतर है एक दुश्मन, है ना। साजिश अगर कोई दोस्त रचे तो दुश्मन तो खुला साजिश रचता है ना, तो उन्हीं से मिल लो। बिहार की को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला लिया। बिहार को कैसे मानेंगे हम? रोड बन जाना, हाँ उनकी गलती मानिए कि वो भाजपा के साथ है, लेकिन आप एक जानिए कि बिहार में कोई भाजपा के साथ जब से है, मैं देख रहा हूँ, हमको ये खौफ था, मुझसे ज्यादा आप मोदी विरोधी नहीं रहे हैं। मैं लाखों के मंच से नरेंद्र मोदी और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ करने का काम किया हूँ। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जो किया, एनडीए के साथ मिलकर के कब्रगाहों की हिफाजत करने के लिए बाउंड्री दिया, मदारिस के असातिज़ा के जो चेहरे सूखे हुए थे उनके चेहरे को निखार लाने के लिए उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, है ना। असातिज़ा को देख लीजिए, अभी स्कूल के हमारे टीचरों को देख लीजिए, कितनी तनख्वाह दी, बढ़ा दी ना तनख्वाह। हमारे यहाँ पर जो रोज़गार, नौजवान जो हमारे पढ़ लिख करके लालू की हुकूमत में बाल सफ़ेद हो जाता था हाथ का, मेरे कितने चचा लोग थे उनकी सर्विस नहीं हुआ करती थी। हमारे लोग अब्बा लोग 14 भाई हैं, 16 भाई, जिसमें 14 लोग सर्विस में हैं। तो लालू हुकूमत में सिर्फ अलाज महमूद हाशमी साहब की सर्विस हुई थी। नीतीश हुकूमत में सब लोग आज के डेट में सर्विस में है। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार दिया नियोजित शिक्षक के रूप में। और मैं आपको बताता हूँ कि नीतीश कुमार बिहार को जितना तरक्की याफ्ता बनाया, आपका कहने का मतलब है सड़कें सिर्फ तरक्की याफ्ता नहीं होता इलाके के लिए। मैं भी ये मानता हूँ कि किसी इलाके के लिए उनकी सड़क और या बिल्डिंग हो जाना तरक्की याफ्ता नहीं, बल्कि वहाँ एजुकेशन कितना है ये देखना होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हाँ, हमने नीतीश कुमार को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें मांगी, उसने देने का काम किया। हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल अच्छा मांगा, उसने बनाने का काम किया। हमने अपने बच्चियों को आने जाने के लिए इंतजाम मांगा तो उसने साइकिल देने का काम किया। हमने अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करने के लिए उससे हॉस्टल मांगा, तो उन्होंने देख लीजिए माइनॉरिटी और दलितों के बच्चों के लिए खास तौर पर हॉस्टल देने का काम किया हर हाई स्कूलों को। नीतीश कुमार कहीं भी पीछे नहीं है काम करने में। अब हमारे इलाके के स्कूल के जिम्मेदार लोग, हर स्कूल की कमेटी हुआ करती है, वहाँ के कमेटी वालों को चाहिए कि स्कूल के असातिज़ा सही तालीम क्यों नहीं देते हैं। तो सरकार तो उसका है ना, वो तो सरकार ने एग्जाम लिया भाई मेरे, सरकार ने नियोजित शिक्षकों का बाजाब्ता एग्जाम लिया बाद में कि आप काबिल हैं कि नहीं हैं, उस तरह का एग्जाम भी ले रहे। अब आप अगर देखिए, हम कहते हैं कि मैं जहां पढ़ा हूं, मेरे टीचर्स
मेरे साथ खुद बैठ करके अपनी किताबों की तैयारी किया करते थे, फिर सुबह हम लोग का हम दर्स दिया करते थे हम लोगों को। आज का टीचर क्या करता है कि रात में मोबाइल में मूवी देखता है और सुबह पढ़ाने के लिए चला जाता है। इससे मैं बता रहा हूँ कि मैं अगर पावर में आया, मैं पावर में नहीं हूँ फिर भी बहुत सारे स्कूलों का विजिट करता हूँ, बहुत जगह जाकर के मोटिवेट करता हूँ, बच्चों को जगाता हूँ, असातिज़ा को भी बताता हूँ कि इस तरह से तालीम दीजिए, क्योंकि हमने दर्स व तदरीस का भी काम किया है, पढ़ाया भी है और मैंने दर्स व तदरीस का तालीम भी लिया है जाकर के कई जगह से। तो मैं असातिज़ा को भी बताता हूँ कि आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, है ना। आप इसका जिम्मेदार, टीचरों की जिम्मेदारी पूरी तरह से आप सरकार पे नहीं दे सकते। आप जहाँ तक बोले नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी के साथ बहुत अच्छा किया है। नीतीश कुमार 2013 में उर्दू टेट के नाम से 27,000 वैकेंसी निकालता है, एग्जाम भी लेता है। उस समय से 14 या 16,000, एक्चुअली हमको डाटा पता नहीं है, ऐसे ही 12,000 टीचरों की अब तक बहाली नहीं हुई है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी करंटली में हाई स्कूल से उर्दू ऑप्शनल पेपर कर दिया, आपको ऑप्शन में लेना पड़ेगा। पहले नहीं, मैंने इनके लिए बात की थी, मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिला था। नहीं, मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिला था, उन्होंने कहा कि इस पे तरमीम किया जाएगा उर्दू के लिए। हमने खुद कहा था कि हम लोग आंदोलन करेंगे, और मैं सोचता हूँ कि मैं उर्दू की कमाई खाता हूँ, मैं उर्दू के नाम पे ही जाना जाता हूँ, उर्दू पे शायरी करता हूँ, तो मैं उर्दू के लिए खामोश नहीं रहूँगा। हुकूमत चाहे किसी भी टिकट मिले ना मिले, बाहर में जाए, बात समझ रहे हैं ना। मैं अपनी ज़बान से समझौता नहीं कर सकता, किसी भी जो हमारी ज़बान है, जो हमको मतलब तहजीब देती है, जिससे हम कमा के खाते हैं, जिससे हमारी एजुकेशन है, उससे हम समझौता नहीं कर सकते। वो हमारी, उससे बढ़ कर के टिकट नहीं है हमारे लिए। हमने लड़ाई लड़ी है इसके लिए। और दूसरी बात यह है कि रोजगार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा बेसिक समस्या हमारे इलाके का, रोजगार का जहाँ सवाल आया, हमारे यहाँ पर सवाल आता है कि जब लॉकडाउन हुआ, जब प्रवासी मजदूर को मंगाया गया, वो दिक्कत की बात नीतीश कुमार लास्ट में एक्सेप्ट किया, मंगाया भी, ट्रेन वगैरह भी दिया, तो लास्ट में नीतीश कुमार ने जुमला कहा था कि अब तुमको बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, हम यही रोजगार देंगे। अब तक इस स्टेप में क्या किया, वो वही चीज जुमलाबाजी करता है। वही चीज मैं बता रहा हूँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ। बेसिक मुद्दे जो है हमारे यहाँ के, बेरोजगारी है, राज्य से लेके केंद्र से, उसी का सरकार है, वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, मगर बोली तक ही सीमित रखता है। बेरोजगारी का जो मामला है हमारे इस इलाके के लिए खास तौर पर, इंशाल्लाह इस पर बिल्कुल सुधार होगा। बहादुरगंज के लिए कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ से। मैं पूरा सीमांचल का नहीं, पूरे बिहार का मामला है। इस मामले पे हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। और अगर हम वाकई में, अगर पार्टी हमको टिकट दे देती है, अगर हम जीत के जाते हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। सरकार भी चाहती है कि रोज़गार पैदा हो यहाँ पर। झारखंड जब अलग हुआ तो सारा जितना भी मतलब कारोबारी चीज़ें थी वहाँ पे, फैक्ट्री वगैरह, कारखाना वगैरह, जितना कुछ था वो झारखंड के हिस्से में चला गया। हमारे हिस्से में क्या आया, बिहार के हिस्से में पानी है ना, ज़मीन और कुछ नहीं, और बाकी गुंडागर्दी। वो बंजर ज़मीन नहीं, वो उपजाऊ ज़मीन थी, लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था। अब आप देखिए, बहादुरगंज में अगर मैं जीत के जाऊंगा तो मैं एक चीज़ की कोशिश करूंगा कि किसानों के चेहरे पे खुशहाली लाने के लिए बिजली का इंतज़ाम खेतों में और स्टेट बोर्डिंग का इंतज़ाम, ये चीज़ मैं कराऊंगा किसानों के लिए। क्योंकि हम जो पढ़े, मेरा बाप हमको कितनी मेहनत से पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, मैंने खुद देखा है, अपने घर की मजबूरी, लाचारी, है ना। मेरी बहन एक जोड़ा कपड़ा नहीं खरीदती थी खुद नया कपड़ा पहनने के लिए, वो मुझे पढ़ने के लिए भेजती थी कि रे इस बार हम लोग कपड़ा नहीं लेंगे, तुम जाएगा मदरसा ना, तो ईद में हम लोग कपड़ा, क्योंकि ईद के बाद जाना हुआ करता था हमको मदरसा, तो ईद में वो लोग कपड़ा नहीं लेती थी, वो पैसा बचा के रखती थी मेरे लिए। हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत गहराई से देखा है समाज को। हम इस तरह से नहीं कि तौसीफ साहब, मेरा बाबूजी का 200 बीघा ज़मीन है, पता नहीं कितना ज़मीन था, आज 200 बीघा हुआ होगा, तो मेरा फला ऐसा वैसा, वो सब हम नहीं बोलते। हम समाज पे पैनी नज़र रखते हैं। हम एक अदना सा किसान का बेटा है, हम जानते हैं क्या क्या चीज़ आपके मन में क्या है, ये मैं जानता हूँ। आप भी किस तरह से एजुकेशन पा रहे हैं जाकर के अलीगढ़ में। अगर आज हमारा किशनगंज में अलीगढ़ का शाखा होता तो शायद आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार को इस चीज़ को भी बताने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे मुजाहिद साहब बहुत काबिल आदमी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। अगर शायद बहादुरगंज से उनको हमसे, हमारे ज़रिए से मजबूती मिलेगी तो इंशाल्लाह बेहतर काम होगा। और मुझे वो कहे भी हैं कि टिकट आपको दिलाऊंगा, अगर जदयू यहाँ पर अगर टिकट देती है तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा और कंबाइन प्रचार भी करूंगा। ये भी बात उन्होंने मुझसे कहा है, तो मैं उनके लिए तो ये कहूँगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे नीतीश का आदमी जहाँ भी जाते हैं, हम सब जगह विकास का ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि 15 साल में बहुत ज़्यादा विकास किया है, बिहार को नीचे से बहुत ऊपर में ले गया। पहले जंगल रास्ता, दिस डेट कहते रहते हैं, मगर हम एक बेसिक बात बताना चाह रहे हैं। 2005 में बिहार का पर कैपिटा इनकम 22वां नंबर में था। आपकी उम्र 2020 में है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22-23 साल। 22 साल। नीतीश कुमार 15 साल से हुकूमत में है जी, है ना, तो आपकी उम्र 7-8 साल रही होगी जी, तो ज़रूर कुछ याद होगा जी। आज से 15 साल पहले
लोग इतनी रात तक बहादुरगंज नहीं रहा करते थे। अभी आप नहीं, मेरी बात सुनिए, तरक्की का जहां तक देखना है, किसी चीज को भी नंबर पे है, किसी चीज को भी 10वां नंबर पे आ जाना था। जब विकास इतना हुआ है तो उसका पर कैपिटा नंबर कम हो जाना था, आज भी उसी नंबर में है। 2005 में पहली बात सुन लीजिए, प्राथमिक उसने जो पहला जो मतलब ये किया, कोशिश किया नीतीश कुमार ने कि यहाँ की सड़कें अच्छी हो, है ना जी, सड़कें अच्छी हो, यहाँ बिजली का निज़ाम हो, उसने किया सारा कुछ धीरे धीरे। अब रोजगार पर आप बात जो कर रहे हैं कि यहाँ का इनकम बढ़े, तो लोग जब सब कुछ ये सब करेगा, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे वो। और आप सुन लीजिए, यही एक वजीर आला है, यही एक वजीर आला है जो ईमानदारी के साथ बिहार को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए काम कर रहा है। आप देख लीजिए, कोई तो चारा घोटाला कर लेता है, अनाज मतलब कि जानवरों का अनाज बेच करके खा लेता है, तो इंसान के साथ क्या हालत रही होगी, कितना मर्डर हुआ करता है। पहले पूछना चाहूंगा, जी जी पूछिए। आपने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 साल में बिहार को बदल दिए हैं, तो ये बताइए कि वो राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन के नाम पर कितने साल रहे? 2.5 साल। 2.5 साल। 15 साल में 2.5 साल माइनस हो गया तो कितना बचा? 12.5 साल। 12.5 साल में बीजेपी की कितने साल रहे? उससे पहले किसके साथ रहे? वही 12.5 साल उसी के साथ रहे, बाकी 2.5 साल इनके साथ रहे। तो जब से बीजेपी में दोबारा आए हैं, इनका आइडियोलॉजी, इनका काम, इनका स्टाइल आपको किस तरह से? बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला, और बिल्कुल ज्यादा काम हुआ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 2459 के मदारिस को लिया, 339 मदारिस को लिया, अभी उनका पूरा एकदम बिल्कुल सब कुछ तैयार है। रोजगार और शिक्षा पर बात कर रहे हैं, उनका मैं आइडिया आपको बता दूं, उनका ये सोच है कि तबड़े साहब आप शैम्पू, साबुन, कपड़े अच्छे पहनिए मगर भूखा रही। ऐसा कुछ नहीं है, मदारिस आपको खाने का नज्म कर दिया, सब कुछ। आप सुनिए, रोजगार की सिर्फ सबसे बड़ी लड़ाई है पूरे बिहार वालों के लिए है। एक चीज यहाँ पे खबर सीमांचल में 130 लोग जुड़े हैं, जिसमें सादाब नजमी साहब आपको सलाम बोले हैं, वालेकुम सलाम, अली साहब सलाम बोले हैं, करण कुमार जो खबर सीमांचल के एडमिन हैं वो भी जुड़े हुए हैं, आरजू साहब जुड़े हुए हैं, फाइक साहब जुड़े हुए हैं, सद्दाम साहब जुड़े हुए हैं, दानिश अमन साहब जुड़े हुए हैं, आपको काफी लोग देख रहे हैं। तो ऐसे में कुछ सबको सलाम, सबको सलाम मेरा। ऐसे में कुछ लोग हैं जिनका सवाल मैं लेने की कोशिश करूंगा। शादाब नजमी का क्या सवाल है? शादाब नजमी साहब काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दानिश अमन साहब का एक क्वेश्चन है जी, तबरेज भाई से सवाल है, एनआरसी, सीए और एनपीआर के प्रोटेस्ट में पलटू राम चाचा को धोकर रख देने वाला शख्स आज उन्हीं के पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार कैसे हो गए? दानिश अमन साहब जो ठाकुरगंज से हैं। दानिश अमन साहब को मैं पहले भी इसका जवाब दे चुका हूं कि मैं इसलिए इस पार्टी को पसंद किया और तैयार हुआ कि ये मुस्लिम लीडरों की बात मान करके इन्होंने अपने फैसले को चेंज किया और बैकफुट पर आया, शर्मिंदा हुआ, आकर के बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिया कि 2010 के तर्ज पर एनपीआर होगा, एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। जब कोई आदमी गलत फैसला लेने पर अपना निदामत का मतलब ये करता हो, शर्मिंदा होता हो और निदामत का सामना करता हो, एक्सेप्ट करता हो कि मैंने गलत फैसला लिया था, तो उस आदमी को, इंसान को पसंद करना चाहिए। यही चीज़ उसका मुझे पसंद आया। इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब भी एनआरसी का जब मामला आता है, होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में गूंज के कह रहा है कि देश में एनआरसी होके रहेगा। और उनकी बात आप उनकी बात करते हैं भाई, मेरी बात सीएम आप यहाँ का जो सीएम है हाँ, वो कहता है कि मैं एनआरसी लागू नहीं होने दूंगा। आप बात एक बात हम जानकारी देना चाह रहा हूँ, जो कोई भी केंद्र कानून बनाता है वो राज्य सरकार नहीं रोक सकता है, वो इससे वही कर सकता है कि अपना स्टाफ को नहीं दे सकता है। शादाब नजमी साहब लिखे हैं कि नीतीश कुमार दबाव में काम नहीं फिर ये तभी तक कर सकता है, वो तभी तक कर सकता है जब तक मुख्यमंत्री बन के रह सकता है। आज वो इलेक्शन होने वाला है, क्या पता उसका मुख्यमंत्री नहीं बना तो दूसरा कोई आएगा तो बनाएगा ही। गिरिराज सिंह जैसे कोई बोल रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो आ जाता है तो एनपीआर एनआरसी कराएगा। अरे कैसे माने बात? हजारों अमित शाह चाहेगा कि हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा देंगे, बापूती नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कितना आया कितना गया। तो आप अमित शाह को डरते हैं देख करके। आपका बिहार का मुखिया जब बोलता है कि एनपीआर 2000, अरे आप सुनिए मेरा राजनी साहब, आपका बिहार का मुखिया बोल दिया कि एनपीआर 2010 पर होगा। एनपीआर ही ना एक खतरा था आपका 2010 पर। सुनिए जो साज और 2000, आप उनकी बात पर क्यों जा रहे हैं? अमित शाह को देख के डरिए मत, ये कौन डरने वाला? आपका बिहार का मुखिया जब तक नीतीश कुमार जिंदा है, मैं आपको बताता हूं, मैं एक सिपाही होने के नाते तो तबरेज हाशमी ये वादा करता हूं
कि नीतीश कुमार अब मुकरने वाला नहीं है और ये एनपीआर एनआरसी से डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला है। और सुनिए, जब बिहार का नहीं भूल सकते हैं, असम में दूसरा मामला है, मैं आपको समझा तो दूंगा। इसके लिए हमको एक ही करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को बार-बार जिंदा रहने के लिए हमको दुआ करना पड़ेगा। हाँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। अरे वो तो अभी मुख्यमंत्री बनेंगे वो। अच्छा, एक हाँ चीज, बनेंगे। एक चीज कुछ लोग बोल रहे हैं कि एमआईएम बिहार जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, 2 शब्द आपके हैं। अख्तरुल ईमान वो जिंदाबाद तो नहीं, भी अच्छी कहने बात की है, बात है। अपनी पार्टी का लोग कहना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं कि अख्तर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं सलाम करता हूं, लेकिन अख्तर साहब जदयू में गए थे, क्यों गए थे? जिस पार्टी में अख्तर साहब जाते हैं वो ठीक हो जाता है। लेकिन आप लोगों को बिलखुसूस मैं बताता हूं कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां जिनको आप सपोर्ट करो, लेकिन मजलिस को मत करो सपोर्ट, इसलिए कि वो बिहार को कश्मीर बना देगा, सीमांचल को। मैं ये आप लोगों से कहता क्यों भाई, हैदराबाद तो कश्मीर नहीं बना, हूँ। किसका? हैदराबाद तो कश्मीर नहीं अरे बना। हैदराबाद देख लीजिए, कश्मीर क्या, हैदराबाद कश्मीर से भी बदतर है। आप क्या बात करते इसमें हैं? हमें- वहां पर मैं चार मीनार में जाके देखा हूं, क्या बात करता है। एक- चार मीनार के कोने में आप जाके देखिए, आप गए चार मीनार? नहीं गए। मैं अभी गया था प्रोग्राम करने के लिए मानू, फिर मैं गया था महमूद अशरफ साहब को देखने के लिए, जब बीमार थे, वहां इलाज चल रहा था, तो वहां पर मैंने देखा कि क्या है, चार मीनार में जाके देख लीजिएगा। मानू से मुझे बच्चों का फोन आया कि सीएनआर से एनपीआर पर आंदोलन करेंगे, भैया आपको आना है। बहुत सारे बच्चे, मैं नाम ले सकता हूँ, पुठीमारी के बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन किए, एक लड़का फ़ोन किया अब्दुल हफीज़ मुस्तफ़ीज़, और कई सारे लोग मुझे फ़ोन किए। मैं नाम बताता हूँ, पलासमनी के कुछ लड़के थे, आपको मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर आंदोलन करने नहीं दिया बच्चों को। नजीब जंग जो है, ये नजीब जंग कहते हैं, हमीदुल्लाह भट्ट, अब्दुल हमीद भट्ट, और वहाँ पर अवैसी कुछ नहीं उखाड़ सका उन लोगों का। अवैसी अगर हिंदुस्तान का बड़ा लीडर है तो अरे बिल फाड़ देने से क्या हो जाएगा? मुसलमान तरक्की याफ्ता हो जाएगा क्या? कि किसान में अवैसी आ जाता है तो कश्मीर बन जाएगा। हम एक सवाल कहना चाहते हैं, कश्मीर को कश्मीर किसने बनाया? यूपीए 2 ने बनाया, यूपीए 1 ने बनाया, और एनडीए का जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, अरे बड़ी साजिशें रही है वहां पर, पूरा देश जान रहा है। देखिए बड़ी साजिशें रही है, गुजर रहा है बड़ी। देखिए हम कहते इसमें हैं, तो अवैसी साहब हम के हाथ कहते नहीं है हैं कि कि देखिए कश्मीर- हमारी ये मिट्टी बड़ी अमन की मिट्टी रही है। यहाँ सिर्फ मुसलमान मजलिस हम नहीं चाहते जी हैं, बिल्कुल। है ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, है ना। ये जो बात है, आप बात को गौर कीजिएगा इस नाम पर। हमारी जो ये मिट्टी है, हमारे यहाँ पर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, घर चाहे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन मरकट के किनारे खड़े होकर आंसू जरूर बात है, सुनिए ना। और किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे वो हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बात है। ये भाईचारा, ये कौमी यज्ञ है, सब कुछ करते हैं। जनाजे में अगर शामिल भी हो जाते हैं तो वो बेचारा अगर नहीं मतलब ये कर पाता नमाज का, ये तो खड़ा होकर के ज़रूर आंसू बहाता है। ये जो मोहब्बत है, ये जो अमन है, इसको ख़राब करने के लिए अवैसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग अपने काफ़ी हैं, हम लोग भाईचारगी चाहते हैं। वो पार्टी यहाँ आकर के जिस तरह से नौजवानों में जिस तरह से ये किया है, और जिस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं लड़के यहाँ पर फेसबुक में, लड़कियों का अवेयर की कमी है। हाँ, वो अभी सर नहीं मेरी बात सुनिए, अवैसी साहब, अवैसी का भाई क्या बयान दिया, उस बयान से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त शक के घेरे में हैं। वो सब मत बताइए, आप लोग स्टूडेंट हैं, सादा कागज की तरह आप लोगों का दिमाग है, आपको जिधर से चाहेंगे उधर से घुमा देंगे, जिधर से चाहेंगे। सादा पेड़ कागज है, ऐसे चाहेंगे तो लाइन तो लिख देंगे मामू भगीना करके, ऐसे सीधा करके चाहेंगे तो लिख देंगे, जैसे चाहेंगे वैसे लिख देंगे। लेकिन वो जो है ना यहाँ पर, ये यहाँ के अमन को खराब करने के लिए, जब दिल्ली दंगा होता है उससे पहले जेडीयू का सहयोगी बीजेपी का एमपी अनुराग ठाकुर कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो ये बात, ये बयानबाजी दोनों तरफ से होती है। जी दोनों तरफ से होती है, ऐसा तो नहीं एक तरफ को नहीं देखना पड़ेगा। बात ये है कि बीजेपी का जो प्लान है, 2014 से सुनिए, जदयू अगर जीत जाती है, बीजेपी का जो प्लान है तो मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह को बनाया जाएगा। अरे देखिए आरएसएस का साजिश सुन लीजिए मेरी बात, हम जदयू से है ना, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्लान था, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान था उस पर वो कामयाब है। 2014 से पहले से अवैसी, जो 2014 से पहले अवैसी को जानते थे आप? सोशल मीडिया में ना है, जानते थे, बताइए ना। नहीं आप बताइए, आप जानते थे? थोड़ा बहुत जानते थे ना, जितना जानते हैं जितना जानते थे, आप जानते थे? आप जानते हैं 2014 से पहले कि अवैसी कौन है? 2011 से जानते हैं। तो आपका कहने का सुनिए, तो आपका कहने का अर्थ ये है कि आरएसएस जो है वो पूरा बीजेपी को चलाती है। आरएसएस ने प्लानिंग के साथ अवैसी को मुस्लिम फेस बना के पेश किया। सुनिए, सबसे पहले मीडिया को अपना किया, मीडिया को अपना बनाया कि मीडिया को मैनेज किया जाए। मेरा जो मानना है, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, भले केस हो जाए हम पे डर नहीं है,
जो बात है, मेरा अपना मानना है, जो बात मुझे लगता है मैं सच कहता हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कड़े। उसने सबसे पहले मीडिया को एक किया अपना, कि कोई भी बोलता है जैसे उसका प्रवक्ता बोलता हो कि लगता है कि भाजपा बोल रहा हो, और उसको एक चाहिए था मुस्लिम लीडर जो शक्लो सूरत से एकदम बिल्कुल मुसलमान लगे, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, उसको किया वो मुसलमान करे और 80% हिंदू एक हो जाए। और ये मुसलमान करते हैं बैठ करके, अपना होता है, डुमरू बजाता है। एक सवाल है मेरा आपसे सर, बचपन से लेके 55 यानी अभी मेरी जिंदगी है जो है, अभी तक मेरे बाप दादाओं हो या फिर मेरे चाचा हो, जिनसे भी मुझे सुने हैं कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है किसी भी। अरे मुसलमानों को बर्बाद करने में ये कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ रहा। ठीक है ना, इसका मैं कुछ आपको 2-4 पॉइंट बताता हूँ। 1989 में भागलपुर दंगा हुआ, हाँ, जिसमें सरकार क्या कहते हैं कांग्रेस की थी। ठीक है, 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुआ, ठीक है ना, सही कहते हैं कांग्रेस सरकार कांग्रेस थी। ठीक है, 1980 में मुरादाबाद में ईद के दिन ईदगाह बहुत बड़ा हार किया गया, ठीक है ना, कांग्रेस हुकूमत कांग्रेस की थी। ठीक है ना, उसके बाद 1984 में हाशिमपुर में भी मुसलमान का नरसंहार हुआ, ठीक है ना, उस टाइम भी कांग्रेस सरकार कांग्रेस की थी। और 2013 में मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ, ठीक है ना, उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार रही, दंगा। तो मैं गुजरात दंगा तो तमाम दादाओं और चाचाओं से जानना चाहता हूँ जो क्या कहते हैं कांग्रेस को सेकुलर पार्टी मानता है, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, सुनिए वो बात, एक जवाब मुझे दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ जवाब। मैं भी कांग्रेस को तो उसी दिन बेनकाब हो गया। 5 अगस्त को बाबरी मस्जिद का लीव डाला, सबसे पहले प्रियंका गांधी बाजवा लेटर लिख रहा है, जी बिल्कुल, ये मेरा दादा ने तो ख्वाब देखा। हाँ, सचिन पायलट ने क्या कहा, 5 अगस्त को ही ये सामने आ गया कि कौन कौन है इसमें। अच्छा मैं बता रहा हूँ, आपने कहा कि भागलपुर दंगा 1989 में, 1989 में जो मुसलमानों को, मैं कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम कर रहा था मैं भागलपुर में। अच्छा सुनिए, मैं बता रहा हूँ, भागलपुर, आप लोग पत्रकार लोग सुनो गौर से, भागलपुर 1989 में जो दंगा इन्होंने याद दिलाया, वहाँ के जालिमों को सजा दिलवाने का काम किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। किसके कहने पर किया? किसी के कहने पर किया क्या? खुद का डिसीजन था उनका। लेकिन कोई सरकार नहीं सजा करवा रही थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, तभी सजा हो जानी चाहिए थी। फिर लालू की हुकूमत आई, क्यों उसने रोका? क्योंकि उनके यादव लोग थे ज़्यादातर, जिंदा गोर कर दिया, मतलब कुएं में गिरा करके सबको जिंदा गाड़ दिया। तो ऐसे जालिमों को सजा दिलाने का काम बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने किया, इसलिए मैं नीतीश कुमार को पसंद करता हूँ। चलिए, मेरा एक सवाल है सर, क्या कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो शहीद हुआ, उसका जिम्मे आप किसको, बीजेपी कांग्रेस को, कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस को कैसे? बीजेपी वाले तो थे ही, अरे बीजेपी वाले तो थे ही, किसी भी मैंने एक धर्म स्थल पर कोई भी, मैं चाहता हूँ कि मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई किसी की मैंने फेसबुक में एक वीडियो देखा था, जब क्या कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का, वहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, तो कुछ लोग बिहार से भी थे, बहुत लोग थे, तो कुछ लोग बिहार से भी थे, जिसमें से 5 साथी थे जो बिहार से थे, ठीक है ना। 4 साथी का मौत सेम तरीके से हुआ था। अच्छा, ठीक है। एक साथी जो बचा था वो अभी क्या कहते हैं मुस्लिम धर्म को अपना लिया है। मैं वीडियो के माध्यम से देखा था, कोई बुरा नहीं माना, ठीक है, सोशल मीडिया में ट्रेंड भी हुआ था, ठीक है ना। उनका कहने का मतलब है कि ये जो है क्या कहते हैं कांग्रेस वाले का बहुत बड़ा प्लानिंग था और बीजेपी का गेम प्लानिंग था, आरएसएस का फुल सपोर्ट था मस्जिद को क्या कहते हैं शहीद करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे आरएसएस आप जिम्मे किसको देंगे? आरएसएस को देंगे, कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे? हुकूमत किसकी थी उस वक्त हिंदुस्तान में? कांग्रेस की थी, तो उसी को जिम्मेदार। और फिर अभी जब क्या कहते हैं वहां का उद्घाटन शिलान्यास हुआ तो ट्वीट आया कि राजीव गांधी ने उसका शिलान्यास ऑलरेडी पहले। अरे आईना साफ है, वो सब बात मत कीजिए, यहाँ का क्षेत्र का बात नहीं, मैं खास तौर से किशनगंज के लोगों को, आईना साफ है, किशनगंज के लोगों को समझना पड़ेगा, किशनगंज के लोगों को समझनी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी। ये तो आप लोग हाई लेवल वाला सवाल, वो हर रोज टीवी डिबेट में चल रहा है, यहाँ के बुनियादी बातों को वो एजुकेशन है, एजुकेशन में सबसे बड़ा एमयू किसान सेंटर है। तो उसके लिए हम 2 साल यूपीए 2 को भी देखे हैं, 6 साल एनडीए को भी देखे हैं। अब आदमी को आगे सोचना चाहिए कि क्या डिसीजन ले जो एमयू के लिए काम कर सके। ऑप्शन हम किसी को डायरेक्शन नहीं देने जा रहे हैं। अब आदमी के बीच में एक डिसीजन लेना चाहिए कि मेरे लिए कौन काम कर सकता है। अच्छा सुनिए, ठीक है, नीतीश कुमार के फेवर में एक वो
जो कमेंट किए हैं IH आरजू भाई हैं, वो लिखे हैं एक तरफ चारा चोरों की टीम, दूसरी तरफ हैदराबादी एक्सपायरी मेडिसिन, इन दोनों को लोगों ने पहले ही नकार दिया, इसलिए न्याय के साथ विकास पूरे बिहार को पसंद है। सही कह रहा है लड़का। तो सृजन घोटाला के बारे में आपका क्या ख्याल है? जब चारा चोर कहते हैं तो सृजन घोटाला जांच छोड़ा उस पर, हाँ? जांच छोड़ा, जेल जाएगा उस हाँ, जाएगा जाएगा ही। नीतीश कुमार अगर है तो वो भी जेल जाएगा, क्या मतलब है? तो जब देखिए तबरे चारा घोटाला करके लालू यादव जेल जा सकता है, तो इसमें जांच होगा, जो पकड़ा जाएगा वो जेल जाएगा। निर्दोष जेल जाएगा, उसके लिए कोई नहीं। निर्दोष काहे जेल जाएगा? जो दोस्त है, जो दोषी है वो जेल जाएगा, भी शामिल होगी, जेल जाएगा। जो भी हो। नीतीश कुमार क्या, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, सब चीज का जांच होगा, जांच में जो आएगा आईना की तरह साफ होगा, जो दोषी पाया जाएगा। ये बिहार के वजीर आला ने भी कहा था कि जो दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजा जाएगा। जिस तरह से आपकी बातों से लगता है कि आपकी आइडियोलॉजी बहुत साफ नजर आ रही है, आप बीजेपी को एकदम दोषी करार दे रहे हैं कि जहाँ गलत है तो गलत है। हाँ भाई, मैं किसी पार्टी को नहीं, मैं किसी पार्टी का सदस्यता नहीं लिया हूं, लेकिन हाँ, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए या फिर जब आप जदयू से नहीं आना चाह रहे, इस तरह से अटल है, नहीं आपका आइडियोलॉजी जब इस तरह से अटल है तो आपका आइडियोलॉजी मुझे लालू प्रसाद यादव जो बीजेपी आरएसएस के सामने में कभी अपना सर नहीं झुकाया, उनके तरह मिल रहा था, क्यों नहीं आप राजनीति से ट्राई कर रहे हैं? कैसी बात करते हैं आप, कैसी बात करते हैं? परिवारवाद है वहां पर आप जैसे लड़कों को आगे बढ़ने देगा? बोलिए। तो उस हिसाब से हमारे अरे तो जाहिल बेटा को स्वास्थ्य मंत्री बना देता है, जिसको साला बोलने नहीं आता है, हाँ बोलने नहीं आता, बोलता है इधर से गाज गिरता है, पता नहीं कैसा कैसा लोगों को स्वास्थ्य मंत्री, बर्बाद हो गया रियासत। अच्छा, निर्दलीय इलेक्शन लड़िए। एक चीज निर्दलीय तय करेंगे अभी। अच्छा, रुकिए बेटा, आने दो जमाना। यहाँ पे माहौल गर्म है, आप कमेंट भी ले लिया, आप हिंदुस्तान कमेंट लीजिए, मेरे बहुत सारे हैं। कमेंट के बाद मैं आपको AIMIM की तरफ रुख करूंगा और 2-4 सवाल भी रखूंगा। और इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं रागी भाई। अगला सवाल रागी भाई, हजरत रागी रागी साहब का भी सवाल होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हाँ। पहले कमेंट ले लिया जाए। बिल्कुल 3rd डिग्री में आ गया है। यहाँ पे मतलब सीमांचल के तेजस्वी और मेरे बड़े भैया सद्दाम इराकी साहब भी जुड़े हैं, तो माहौल बहुत गर्म है। इसको ठंडा करने के लिए आप सीमांचल के शेर तबरेज हाशमी साहब सीमांचल शायर सीमांचल हैं, तो आप 2-4 मिसरा सुना दें, उसके बाद फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये करेंगे। तो ऐसे में सीमांचल की एक शायर हमको तबरेज भाई का बहुत पसंद आया था, कि वो शायद दुल्हन वाला, शायद सीमांचल के बारे में शायर पर आया था वो ना। आप सारी बातें बाद में की जाएगी, जैसे क्या कहते हैं टीवी में आपको प्रचार दिया जाता है, वैसे ही मैं आपको चाहूंगा कि अब हम अभी जुड़े हैं हिंदुस्तान के प्रचार की नजर से ना देखें। नहीं, प्रचार नहीं। एक नज्म सुना था मैंने, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे आंख से आंसू भी निकल गया था। सीमांचल के लिए आपने एक शेर गाया था, मैं चाहूंगा कि आप 2-4 लाइन फिर से सुना दें, ताकि फिर सीमांचल का दर्द आपने सीमांचल का दर्द जो गाया था, तो मैं चाहूंगा कि और हमारे खबर सीमांचल के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग जुड़े रहें, इस तरह से आपको धीरे धीरे वो होते रहेगा। तो आप अपना इसमें भी चल रहा है क्या मामा? हाँ, सब में चल रहा है। सीधा कीजिए उसको। रागी वेजदानी साहब को दिखा रहे हैं आप मामा, अभी कितना सवाल दागेंगे मुझे तो उस पे ये है। नज्म सुनाता हूँ और बिल्कुल नज्म सच्चाई पे आधारित है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये किसी मैं शायर हूँ, पहले समाज का आईना हूँ, बाद में पॉलिटिक्स में अभी आना चाहता हूँ। टिकट देगी कि नहीं देगी पार्टी, इस तरह से बोलने से आप लोग पता नहीं क्या करवाइएगा, खुदा जाने। सुनाता हूँ नज्म, अगर सही लगे और नज्म में सच्ची बात लगे और अगर आपकी नुमाइंदगी हुई हो तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, सपोर्ट कीजिएगा और इस शर्त के साथ, और दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अच्छे सेहत के लिए। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। बाप बीमार है, बेटा परदेश में है, बूढ़ी माँ जो शौहर बीमार है तो बेटे से बात करती है टेलीफोन में। काल्पनिक चीज़ एकदम बिल्कुल शायरी में, देखिएगा, कोशिश किया देखिएगा। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे से टेलीफोन में बात करके कह रही है कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे,
मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे, मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे, परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यार पप्पू। तेरे बाप को है, तेरे बाप को है दवाई खिलानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और एक बंद है जिसमें आप तमाम लोग जो मुझसे सवाल किए थे वो तमाम जवाब इस नज़्म के इस बंद में देख लीजिएगा। हमारे इलाके में बेशतर नौजवान प्रदेश में रहते हैं, माँ बाप इंतकाल कर जाए या कोई भी इंतकाल कर जाए, दफनाने कफनाने के लिए पैसा भेज देता है लेकिन जनाजे में शामिल नहीं हो पाता। और बेशुमार लोग प्रदेश जाते हैं ट्रेनों में, लेकिन यहाँ पर नौजवान तबका कम होता है जनाजे में शामिल होने के लिए, बुजुर्ग मिलते हैं या बच्चे मिलते हैं। इस बंद में सुनिएगा कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के, अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा, अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। यहाँ हामला औरतें मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है, नहीं कोई सड़कें नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है, यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और एक बंद है इसमें कि हमारे गांव के बहुत सारे नौजवान परदेश जाते हैं, साल 2 साल कमाते हैं, पैसा इकट्ठा करके लाते हैं। अब पैसा कहीं चोरी उरी हो जाए तो अलग बात है, चाहे ट्रेन में हो या घर में हो, वो अलग बात है। लेकिन क्या होता है देखिएगा कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके आता है, बहन की शादी कराता है या खुद की शादी करता है, शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस नई नवेली दुल्हन की हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता, गुर्बत की मारी ज़िंदगी उसे परदेश जाने पर मजबूर कर देती है। अब मियाँ बीवी के दरमियान में क्या गुफ्तगू होती है, शायरी में सुनिए क्या गुफ्तगू होती है। रागिब साहब शादी तो नहीं ना की है अभी, आप करिएगा तो पता चलेगा कि अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया, मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है। क्या कहती है सुनिए, मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना अब, मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना अब, मैं जीने न पाऊंगी तेरे बिना अब। शौहर बोलता है
कि गरीबी मुझे घर में रहने न देती, कभी चैन से मुझको सोने न देती। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। अब आखिरी बंद है इस नज़्म का। हर माएँ चाहती हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाफिज़ कुरान बने, मौलाना बने, लेकिन गुर्बत की मारी ज़िंदगी के वजह कर उसका अरमान तय नहीं हो पाता। वो बच्चा जिसको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, जिनके कंधों में किताबों का बक्सा होना चाहिए, वो बच्चा आज दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में जाकर के पोछा लगाता है। वो बच्चा जो अपनी माँ को छोड़ करके एक पल नहीं रह सकता था, या माँ छोड़ करके नहीं रह सकती थी, बाप छोड़ करके नहीं रह सकता था, वो बच्चा जब आंगन से निकल करके अगर सड़क की तरफ निकल जाए या घर से बाहर निकल जाए, तो माँ अपना जलता हुआ चूल्हा को छोड़ करके जाके तपाक से पकड़ लेती थी कि कहीं मेरा बेटा तालाब में ना गिर जाए या कोई सड़क दुर्घटना ना हो जाए। वो माँ छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। वजह क्या है कि गुर्बती, बेरोज़गारी। तो मैं सुनाता हूँ, आखिरी बंद है एजुकेशन पर। आप तो सद्दाम सवाल कर रहे थे, एक शायर की सोच देखिए कहाँ तक, और आज नहीं, ये बहुत पहले की नज़्म है कि कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है, कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है। वो मासूम बच्चा, वो नन्हा सा प्यारा, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा। कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। वाकई में एक शायर जो होता है, वो शायर जो होता है जमीनी हकीकत को रोता है, हमेशा आईना दिखाता है कि क्या है समाज रियलिटी में। एक शायर बयान करता है अपने शायरी जुबान में। मगर मेरे भाई ये बहुत अच्छी बात कही, जिस एज में सीमांचल के बच्चों के हाथ में किताब रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो हैदराबाद लुधियाना की फैक्ट्री में जाके कोई पूछा लगाते हैं, कोई सिलाई का फैक्ट्री में काम करता है, मेहनत करते हैं। मगर हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, इसके जिम्मेवार कौन है? सियासी लीडर बहुत बड़ा इस्तेसाल किया निजात पा सकते हैं, बहुत भी अब तक झेल रहे हैं। आप हम जैसे लोगों को जिता के भेजिए, एजुकेशन पे काम होगा बगैर कोई लालच के। और हम लोग शुरू से ही ये काम कर रहे हैं। हमारी जो संगठन है, युवा संगठन, जो हमारे लाचार लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका इलाज करवाते हैं। जिस बच्चे के पास किताब नहीं पढ़ने के लिए, उनको किताब पहुंचाते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को अभी से हम लोग ये काम करते हैं। अगर हम लोग पावर में आ जाएं, अगर हम लोग पावर में आ जाएं, आप सोच सकते हैं कि समाज के लिए क्या हो सकता है। सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर इसके लिए एक ही उपाय है कि सरकार में रह के एमएलए बन जाना, एमपी बन जाना बड़ी बात नहीं है। सरकार में रह के उसके आंख से आंख डाल के बात करना और इलाके के लिए काम करवाना, इलाके के लिए काम करना, वो बात नहीं है कि हम जदयू का सरकार में। दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन और विनती करना चाहूंगा कि बेशक तबरेज साहब की आइडियोलॉजी, विचारधारा जो हो, पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज है। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमने अभी ख्याल जताया है, पार्टी ने हमको टिकट दी तो लड़ेंगे। तो जदयू से, बीजेपी से जो कैंडिडेट होते हैं, उनको हम जिस नजरिए से देखते हैं, ऐसे नजरिए से ना देखें। ये आपका और हमारा ही बेटा भाई है। वो शायर के एक बात सुन लीजिए, एक चीज आवाज में सही, शायर के जरिए जिस तरह से वो लोगों के दर्द बयां करते आ रहे हैं और करते हैं,
तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनको तो कुछ दे नहीं सकते हैं। ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, दुआ के साथ हमेशा अपनी दुआओं में तबरेज साहब को याद रखें, उनकी यही उनके लिए प्यार सब कुछ बरकरार रखें। अल्लाह उनको इनाम, दरअसल इनाम यही है उनके उनके लिए लिए, इनाम बस है। हम लोग प्यार पहुंचाते, यही तो कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कैंडिडेट को भेजिए, पार्टी जो भी हो, जो सरकार से आंख डाल के बात कर सके, जब ऐसे लोग सरकार से आंख डाल के बात बोलेंगे, सके। आज जो ये बेरोजगारी में तो जो सच में हमारे सीमांचल पीछे हैं, तो इसके लिए कौन बात करेगा? हम किसी को भी एमएलए बना देते, एमपी बना देते, सालों साल सरकार भी रहते हैं, मगर आवाज बन ही नहीं पाते हैं। कैसे आदमी को हम भेजेंगे? ऐसे आदमी को चुनिए कहा जो भी किया जो सरकार के आंखों में आंख डाल के बात कर सके। कैंडिडेट को देखिए, इमरान जाफरी साहब का एक चालाकी भरा सवाल जाके है। इसके लिए सब पार्टी जिम्मेवार बन चुका है अब टोरिया से तक, जो भी हो, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू, कोई भी हो। तो तो इसके इमरान लिए हमको जाफरी अभी साहब- चाहिए कि कैंडिडेट को क्षेत्रवाद वाला सवाल है। ये भाग बैसा से है, इमरान जाफरी साहब जो है भाग बैसा से हैं। अच्छा, भाग बैसा से, तो उनका ये सवाल है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। और काफी पढ़े लिखे इंसान हैं। बहादुरगंज के लोग मास्टर मुजाहिद साहब को कितना पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं तब। बहादुरगंज भेज दीजिए, चुनाव जिता नहीं, देंगे। मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। मोहब्बत की कोई सीमा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो बहादुरगंज भेज दीजिए, जिता के भेज आप दीजिए। विस्तार से कहें उनके बारे में। मैं चाहता हूँ कि देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मास्टर मुजाहिद ने सीमांचल की राजनीति में जो बेहिसी आ गई थी, है ना, जो मतलब लोग मुर्दा हो चुके थे, लीडर लोग, आवाम नहीं, लीडर जीतने के बाद खुद सो जाते थे, उनको जगाने का काम, उनकी नींद हराम करने का काम मास्टर मुजाहिद ने किया, कुछ खामियां है ना? भी गिराइए। हाँ, देखिए, और इसी कैंडिडेट हैं, पूरी उनके बारे में खामी के बीच आज सवाल करेंगे हमारे प्राइम और आपको बता नहीं, मैं प्राइम न्यूज़ के रिपोर्टर से बाद में मैं बताता हूँ मुजाहिद साहब पर जो इमरान जाफरी ने पूछा है। हाँ, तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ, मैं उससे उसमें मैं उन बात रखने दीजिए, उनके बाद फिर आप मैं सवाल मैं कीजिए। मैं मैं बता देता हूँ मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में कि इतनी मोहब्बत मैं करता हूँ उनसे कि वो आदमी को मैं पसंद कब किया, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तलाक का बिल आया, नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया था, लेकिन ये रोड पर थे खवातीनों के साथ, इस आदमी को मैंने पसंद किया। सीए, एनआरसी, एनपीआर पर ये मेरे साथ आंदोलन कर रहे थे, पार्टी का एमएलए, और मैंने इनसे कहा था कि पार्टी का बैनर एमएलए कोई नरेंद्र मोदी या अमित शाह या नीतीश कुमार नहीं बनाता है, इक़्तिदार किस्मत से हासिल होता है। लात मारिए ऐसी पार्टियों को, मैंने कहा था, इक़्तिदार किस्मत से हासिल होता है। वो आदमी परवाह नहीं किया, बोलता कि मैं एमएलए हूँ, नहीं रहूँ ना रहूँ, लेकिन जहाँ गलत है गलत है, जहाँ सही है सही है। ये आदमी ने उसको करने का काम किया। मैं तो कोचाधामन वालों को सलाम करता हूँ कि 2015 में वहाँ की आवाम ने जो फैसला दिखाया उसको जिताने का। जब बिहार में एनआरसी लागू हुआ, बिहार का नीतीश कुमार ने जब वोट देने का काम किया, तो पहले पूरे हिंदुस्तान के लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार वोट नहीं देगा तो ये कानून पास नहीं होगा, नीतीश कुमार ने गलती किया। तो अब फिर पूरे बिहार के मुसलमान ये सोच रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं कोचाधामन वालों को सलाम करता हूँ, वहाँ के माँ बहनों को, उनके वहाँ के नौजवानों को, कि आपके उस फैसले ने बड़ा काम लिया दोस्तों। आपने सरल मुजाहिद को बड़ा मुजाहिद बना दिया। उसने जाकर के आपकी वोटों की ताकत, आपकी वोटों के सदक़े में एक बड़ा काम लिया कि नीतीश कुमार को ऑफिशियली तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि यहाँ एनपीआर 2010 पर होगा, तर्ज पर होगा, और एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। इसलिए मैं मास्टर मुजाहिद को सलाम करता हूँ और पसंद करता हूँ। और जावेद जाफरी साहब को, अगर कोई इमरान जाफरी साहब को सवाल करना होगा तो करेगा। आप कुछ पूछ अच्छा, रहे ठीक हैं? है, एक मतलब एक कंफर्म सवाल कीजिए, ज़्यादा हाँ, एक सवाल। खबर सीमांचल से 127 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें काफी लोग हैं, और अब सवाल जवाब का काम रागिब साहब करेंगे, जो प्राइम 18 न्यूज़ के एंकर हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 विधानसभा को बहादुरगंज और आ जाइए, जगह चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। पत्रकार है। बहादुरगंज विधानसभा से कुछ साथी हैं और कोचाधामन विधानसभा से, दोनों जगह जितने के भी कैंडिडेट हैं। अब मौजूदा विधायक जो है कोचाधामन से, उनके अंदर क्या खूबी है? 2 खूबी बताइए, 2 खामी बताइए। आवाम के बीच रहता है, आवाम के लिए काम करना चाहता है, ये 2 खूबी है। खामी पार्टी से खामी तो मुझे नज़र नहीं आती है, नजर नहीं आती है। इजहार एसपी साहब के बारे में 2 शब्द बोले आप, 2 खामी 2 खूबी। मैं इजहार एसपी साहब की खूबी ये बताऊंगा कि मजहबी आदमी है, हमारे बहादुरगंज के नाना हैं वो, और ये खूबी है कि तबरेज़ हाशमी के भी नाना है। और खामी तो मैं नहीं जानता, खामी क्या बताऊंगा। राजद से खामी एक चीज़ है कि खामी एक चीज़ है कि भाषण में अपना मोगी और ना बोले नाना हमारे।
आप नाती हैं, आप मजाक कर सकते हैं। हाँ चलिए। बाकी खूबी है। कांग्रेस और राजद जो है गठबंधन है, आप वहाँ पे कौन चुनाव के उम्मीदवार होंगे आने वाले इसमें विधानसभा चुनाव में? लेकिन जो भी होंगे, आप मौजूदा अभी यहाँ पे जिला पार्षद प्रतिनिधि है सरवर आलम साहब, उनके बारे में दो खूबी दो खामी बताएं आप। सरवर बहुत अच्छा लड़का है, सरवर पढ़ा लिखा लड़का है, सरवर काम कर सकता है वहाँ के लिए। चलिए, बहादुरगंज विधानसभा में आते हैं। ये एक बात आप मैं भी अपने बताना चचा के चाहूंगा, बारे में सरवर भाई बताएं। कैपेबल है कोचा धामन के लिए। जो नेक्स्ट स्टेप है सरवर भाई, आज नहीं तो कल, जो मेरा मानना है, ये तो हम कोई अभी हम लोग की लंबी उम्र है यार, आज एमएलए बन सकता है। हाँ लंबी उम्र है, लंबी उम्र। व्यवहारिक उनका व्यवहार काफी अच्छा, हम भी सुने। अच्छा आप लोग अभी वो सब चीज मुझसे और सवाल मैं है। आपको बता रहा हूँ, सरवर भाई के अंदर एक खामी भी है, जल्दी से फोन रिसीव नहीं करते हैं वो। कोई भी सरवर साहब देखिए शिकायत हो रही है आपकी, आप फोन उठाइएगा, ये बात फोन अगर उठाइए। आपको कोई कॉल करता है जिला कॉल में जब आपको रिस्पॉन्स दो, चाहे काम हो ना हो, आपको रिस्पॉन्स दो। ये खामी है आपके अंदर, ये पब्लिक के जी, साथ करना बिल्कुल ये चाहिए। खामी है। वो भी जब तक नेता का क्रिटिसाइज नहीं होगा, वहीं पे बिल्कुल, कोटा तब तक दमन उसके विधायक का मैं अंदर बताता हूँ, रात में 3 बजे भी अगर आप उसको कॉल कीजिएगा मुजाहिद साहब को, तो आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो नहीं, तो बिल्कुल होना भी चाहिए जी। ये जाहिर। हाँ हाँ, और पूछिए सवाल हाशमी से पूछिए, इतना चलिए, बहादुरगंज विधानसभा में आते हैं। आइए ना, हम तो वही तो चाहते हैं, हम तो वही तो चाहते शुरू से हैं। प्रमोट करते आ रहे हैं विधायक तौसीफ आलम साहब को। शुरू से ही आप 16 साल 17 साल से उनके साथ रहे, उनको प्रमोट किया आप, ठीक है। अब बगावत पे उतर आए हैं। चचा से बगावत, मुझे उनसे कोई बगावत नहीं, नहीं। इनका सवाल जो आप चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। अब ये सोचिए, आप उनके बारे में आप अभी खिलाफ बोल रहे हैं। अब जैसे 16 साल उनके साथ रहे तो जी हुजूरी मैं 2000 से कौन चीज का जी हुजूरी कर रहा था, काम करवाने के लिए सलीका सिखा रहा था, नहीं सीखा। शेर बोल रहे थे न शेर बोला तो सलीका। देखिए मैं जवानों को मैं बता रहा हूँ कि बच्चा जब पढ़ने के लिए माँ बाप भेजता है तो बेटा को बहुत हौसला अफजाई देता है कि बेटा जाओ पढ़ो, अच्छा करोगे। तो उस्ताद सोचता है कि बच्चा को हौसला अफजाई देता है, करता है ना। इलाके के लोग भी करते हैं कि अच्छा बेटा पढ़ने के लिए, चाचा चाची सब करता है। तो हम उनके करीबी थे, हम उनको हौसला अफजाई कर रहे थे कि भाई करे, काम करे, कुछ करे। नहीं कर पाया, अब नहीं कर पा रहा है तो मैं तो चाहता हूँ कि मुझे, हाँ चचा के लिए दो खूबी बताइए आप। चचा के अंदर खूबी है कि पैसा खूब कमाया। अच्छा, चचा के अंदर खूबी बहुत सारी खूबी है, तो दो खूबी बता अच्छा, दो। ये पैसे की बात से- खामियों के बारे में- खामियों के बारे में आप खामी ये बताऊंगा कि 15 साल में इन्होंने एक बार भी असेंबली में नहीं बोला, पहला खामी। दूसरा खामी यह है कि सैलाब जो आया 2017 में, उसके बाद उस इलाके में कोई काम नहीं कर सका। सर खामी से अब पैसे के एमआईएम पार्टी से जी, एमआईएम की बात बाद में हो, जब बाद में प्रोफेसर विधानसभा- सबीर आलम साहब। चलिए, उनके बारे में दो शब्द कहें, दो खूबी और दो खामी बताइए आप। बहुत अच्छे कॉलेज चलाते हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे मतलब सोच के आदमी हैं, लेकिन लीडरशिप में उनकी बहुत सारी खामियां ये है कि चुनाव के बाद वो बिल्कुल घर में बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, यही खामी है। बड़ा दूसरा चेहरा खामी- है, बड़ा चेहरा है। दूसरी खामी यह है कि लोगों पे गुस्सा आ जाते हैं बहुत जल्दी। अच्छा, गुस्सा आ जाता है। हाँ, गुस्सा आ जाता चलिए, ये खामी हो, ये दो खामी वो कम कर दें। तो जरूर उस पर अच्छा, गौर आपने मानो करेंगे। इस- बहुत अच्छे उस्ताद से विधायक बोलते हैं। तौसीफ आलम का खामी नहीं गिनाया। अरे खामी नहीं खामी बताया, बता दिया। 2017 का सैलाब जो आया तब उनका काम हो जाना चाहिए था, वो नहीं किया। चचा के अच्छा, अंदर एमआईएम के कदावर नेता हैं जैसे अंजार नईमी साहब, उनका दो खूबी बता कब दीजिए। से हैं कद्दावर नेता? तो लोग आप तो लिख रहे बताइए हैं ना। कब से हैं कद्दावर नेता? जब से पार्टी से जुड़े। पार्टी से जुड़े कद्दावर नेता मुसव्विर साहब के पहले से जुड़े हैं। जब आप उनको मुसव्विर साहब को कद्दावर बोल सकते हैं। मुसव्विर साहब की MIM लीडरशिप के एमआईएम MIM के मुसव्विर साहब का भी सवाल होना चाहिए था एमआईएम का नेता कह करके, जी बिल्कुल है ना। MIM ये सवाल नहीं हुआ। अच्छा, एमआईएम का कद्दावर नेता बहादुरगंज विधानसभा के लिए MIM का शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है। ना, बहुत पैसा वाला, ये दो खूबी है। शरीफ तो आप भी हैं। नहीं सुनिए ना, शरीफ आदमी है और बहुत पैसा वाला है, ये दो खूबी है। दो खूबी। लीडरशिप उनके अंदर नहीं है, लीडरशिप नहीं है, आवाम से दूर रहते हैं। आवाम से दूर रहे। खामी यह है कि शीशा बंद करके गाड़ी से जल्दी उतरते नहीं, लोगों से जल्दी मिलते नहीं है। जदयू के प्रत्याशी हैं जो जगह जगह घूम भी रहे हैं, बड़े भाई एहतसाम अंजुम साहब, उनके बारे में दो खूबी दो खामी बताइए। खामी नहीं बता सकता, खूबी बता सकता हूँ कि मेरा भाई है, बड़ा भाई है, बहुत मोहब्बत से हमसे मिलते हैं। खामी मैं नहीं बता सकता उनका। खामी बताऊंगा तो बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा, उनके लिए मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे बराक से वो चुनाव उस पार्टी से लड़ना चाहते हैं चुनाव टिकट के लिए, तो बोलेगा कि टिकट के लिए ऐसा बोलता है। टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं। मैं कभी उनसे, देखिए मेरा मुकाबला उनसे नहीं है, ना हमारा उनका मुकाबला मेरे से है। पार्टी तय करेगी जिसको टिकट देगी, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सीधी सी बात। चलिए, बीजेपी के जैसे लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं अवध बिहारी साहब, उनके बारे में दो शब्द बताएं। बहुत शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है अवध बिहारी सिंह। अवध बिहारी सिंह के जैसा निहायत ही शरीफ आज तक एमएलए आपको नहीं मिला। लेकिन यह है कि अवध बिहारी सिंह बहादुरगंज विधानसभा का नहीं है,
अवध बिहारी सिंह कोचा इसका दिगल बैंक का है। अवध बिहारी सिंह की वो उम्र नहीं रही कि अब आवाम की खिदमत कर सकेगा। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ अगर चुनाव के ज़माने में आते हैं और यहाँ पर बहुत सारे भाजपा का नेता है, उनको टिकट मिले वो लड़े। अच्छा मान लिया कि अगर यहाँ पे जदयू टिकट कंफर्म नहीं हुआ और अवध बिहारी को मान लिया कि बीजेपी उतारे और आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा आदमी है, तो क्या आप उनके साथ घूमेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे? मैं सोचूंगा वो बाद में। खामी आप नहीं गिनाया। सोचना क्या है, जब हामी है कि इलाके से दूर रहते हैं। हामी जब आप मोदी बहुत से अच्छे आदमी हैं और विचारधारा एक ही है, वो भी नीतीश को ही मजबूत करने का काम करेंगे। कौन? आप भी मैं बिल्कुल सोचूंगा, मैं बता तो रहा हूँ, काम करूंगा। अच्छा एहतशाम अंजुम साहब और आप दो हैं कैंडिडेट जदयू से, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार। अगर ठीक है, अगर एहतशाम अंजुम साहब को टिकट मिल जाए तो आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल साथ देंगे, भाई है मेरा, और मुझे टिकट मिल जाने पर उनको साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप साथ देंगे तो वो भी साथ देंगे। चलिए इंतखाब साहब का सवाल है। देखिए चलिए लास्ट में एक सवाल मेरा है। बस लंबा हो रहा है, सेशन लंबा हो रहा है, इसमें इंतखाब मामू एक दो सवाल करेंगे, उसके बाद तबरेज साहब का दोष मिश्रा सुनेंगे हम लोग, उसके बाद मिश्रा सुनेंगे, वो भी वार वाला, यानी कोई ऐसा नया मिश्रा तो आप जो आप इलेक्शन के पीरियड के लिए तैयार कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट वाले। बस आखिरी सवाल यही सुना देता हूँ। एक सवाल पहले मीम के लिए आपको तो बता देता हूँ। मैं मिश्रा सुन लूंगा। मामू जितने भी लोग हुए हैं उनको बोलेंगे कि अभी आप लोग दिल थाम के बैठिए, अभी थोड़ी देर में 2 मिनट में 2 मिनट में तो तब तक सवाल जवाब मेरा सवाल, और जिस तरह से हम दिल थाम के बैठने की बात बोले, अब 20-25 लोग ऐसे हैं जो जुड़ चुके हैं। मेरा मोबाइल किधर है? तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप लोग दिल थाम के बैठिए, उसके बाद सवाल और जवाब दिलकश चलेगा, वो मोबाइल सेशन चलेगा, उसके बाद दो मिश्रा ले सुनेंगे लो बस। तबरेज साहब से, उसके बाद फिर हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। फिर अगले मुद्दे पर फिर कभी आएंगे किसी और नेता के साथ, किसी और अच्छे इंसान के साथ। तो मामू अगला सवाल करने से पहले मैं तमाम लोगों से जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से अभी जुड़े हुए हैं और खासतौर से तबरेज हाशमी साहब, मेरा सवाल है, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत किसी कैंडिडेट को पसंद करता हूं उसका व्यवहार देख के या फिर उसका काम देख के या फिर उसका सोच देख के। ठीक है, मेरा सवाल एक सवाल है जो असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए है कि आपने क्या कहते हैं, चाहे वो कोई भी मामला हो, मुस्लिम के लिए अगर लड़ना होता है तो आप सदन में जाके उनका आवाज उठाते हैं, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो या CAA NRC काला कानून जो RSS बोलिए या फिर बीजेपी द्वारा ये पास किया गया वो वाला मामला हो, आपने डट के सदन में जाके आवाज उठाने का काम किया। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, ठीक है ना। लेकिन मेरा सवाल है कि आप जहां से MLA हैं, आपकी जो पार्टी है, हैदराबाद से पार्टी आती है, ठीक है ना, आपके पार्टी के साथ कहीं ना कहीं इंटरनली मिलके KCR पार्टी जो सरकार बनाई है अभी, ठीक है, वो पार्टी चाहे वो 3 तलाक का मामला हो या CAA NRC का मामला हो, उसमें जाके बीजेपी को वोट किया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप उस या फिर कोई बात अब तक क्यों नहीं बोले, ठीक है, या फिर उस पार्टी को छोड़ने का काम क्यों नहीं किया। आप पूरे देश के मुसलमान को जगाने का काम किया, आप पूरे देश के मुसलमान को इकट्ठा करने का काम किया। ये बात हमारे सीमांचल वालों को समझनी चाहिए। ये सीमांचल के उन लड़कों के लिए जो मीम का इतना बड़ा भक्त बन गया है कि ठीक है ना, इतना बड़ा क्या कहते हैं, इतना बड़ा सपोर्टर बन गया है कि वो फेसबुक में आके या सोशल मीडिया में आके गाली गलौज तक भी कर लेते हैं। कल की बात मैं बताता हूँ कि एक क्या कहते हैं, एक आईडी से मुझे एक गाली मिला था, ठीक है ना, वो भी पता करने पर पता चला कि मीम का आदमी है, मुझे भी गाली वो लिखा था कि क्या कहते हैं कि बहादुरगंज विधानसभा का आदमी कोचाधामन में आके काहे क्यों कर रहा है, यानी वो उसका कहने का अर्थ ये था कि ये काला आदमी जो बहादुरगंज से आता है वो कोचाधामन में आके काय क्यों कर रहा है। मैं उनसे एक बात बताता हूँ कि मैं कोचाधामन में नहीं, मैं मास्टर मुजाहिद का गुणगान गाता हूँ और मैं मास्टर मुजाहिद साहब को जो अभी क्या कहते हैं विधायक है कोचाधामन से, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब मैं उन तमाम भक्तों से जानना चाहता हूँ जो भीम को अपना क्या कहते हैं बहुत बड़ा सपोर्टर है, ठीक है ना। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सीमांचल की आवाम तय करेगी, उसको सोचना चाहिए जो आपने कहा। और दूसरी बात यह है कि सीमांचल की आवाम ने नकार दिया 2019 के चुनाव में भी, 2015 के चुनाव में भी नकारी थी। वहाँ एक मतलब कमरुल हुदा साहब को जो जीत मिली वो शायद कांग्रेस के उम्मीदवार में कुछ कमी रही होगी या कुछ बात रही होगी उस वक्त। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि सीमांचल की आवाम नकारेगी मजलिस को इस बार बुरी तरह से, ये आप देखिएगा।
अच्छा ज्यादा तबरेज साहब, मेरे मन में एक सवाल है पर्सनली आपको। सेशन लंबा हो रहा है, पूछे नहीं, पूछ लेने दीजिए। इतने देर तक जुड़े नहीं रह सकते हैं। पूछे। अरे शुक्रिया सीमांचल वालों, सम्मान है लोगों खबर का। सीमांचल तो वालों। सब भला। मेरा सवाल है तबरेज साहब, आपको मैं जब भी देखता हूँ आपका ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत लुभाता है। आपकी हेयर स्टाइल, आपकी स्माइल, आपकी दाढ़ी के लुक, चॉकलेटी बॉय नजर आती है। ये अल्लाह ने मोहब्बत आपको है खूबसूरत आवाज के साथ ये मोहब्बत है आपकी। ये बिल्कुल सही क्या फरमाया। कौन सा क्रीम लगाते हैं? सुबह सुबह क्रीम और पाउडर खाते हैं? नहीं, दुआ वजू करता हूँ ना तो उससे चेहरे पे निखार चलिए हम है। लोग को दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, खबर सीमांचल में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपको शुरू से आखिर तक देख रहे हैं। उन लोगों के लिए और खबर सीमांचल की टीम के लिए देना चाहिए। मैं शेर सुनाता हूँ, बिल्कुल ये अमन की मिट्टी है। सारी नफरत की हांडी फोड़ूंगा, सारी नफरत की हांडी फोड़ूंगा, हिंदू मुस्लिम सभी को जोड़ूंगा, क्या बात है, क्या बात है। हिंदू मुस्लिम सभी को जोड़ूंगा। अरे टाइगर वो शेर से कह दो, टाइगर वो शेर से कह दो, क्या तुझको गीदर बना के छोड़ू, तुझको गीदर बना के छोड़ूंगा, हिंदू मुस्लिम सभी को जोड़ूंगा, मैं तेरे इश्क में एक दिन ये दुनिया छोड़ जाऊंगा, मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा, मिटा सकता हूँ खुद को मैं मगर दिल की किताबों से, बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खबर सीमांचल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आपने मुझे लाइव चलाया, इसके लिए फिर एक बार शुक्रिया। और लड्डू सरकार का शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी मोहब्बत दिखाई। आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारी बातें अगर कुछ गलत लग गई हो आप लोगों को तो माफ़ी चाहूँगा। शायद मेरे विचार से आप लोगों को मतलब आप लोग मुत्तफिक ना रखते हों, तो शायद अल्लाह मुझे तौफीक दे। इसके लिए ये भी दुआ कीजिएगा और सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, आवाज़ के लिए दुआ कीजिएगा, और चुनाव में टिकट मिल जाए और जीत हो मेरी, इसके लिए भी दुआ कीजिएगा। तो ये थे, सपोर्ट कीजिएगा मुझे। ये थे शायर सीमांचल तबरेज हाशमी साहब, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से खबर सीमांचल से जुड़े थे। और इसी तरह से आप लोग खबर सीमांचल से जुड़े रहें, बने रहें, टिके रहें। और हम इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में फिर एक नया चेहरा और चर्चित चेहरा कौन साहब आप लोगों के बीच में, जब तक विधानसभा इलेक्शन ना हो इसी तरह से हम लंबा सेशन करते रहेंगे। और तब तक के लिए अपने भाई लड्डू सरकार को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।